Hello students, welcome to the next video. In last video we have started the elements. मैंने बताया था कि मैं elements start करने वाला हूँ. हमने ख़त्म कर लिया था stages of staffing process. अब इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था we have to study the elements of staffing. कितने तरीके के मैंने एलिमेंट्स बताए थे? मैंने बताए थे 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, सेकेंड इज सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज ट्रेनिंग. अब आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिक्रूटमेंट वाला फेज कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टाफिंग की प्रोसेसेस रहती है उसमें रिक्रूटमेंट पर्सनल डिटेल्स में क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है. ठीक है, अब पहले समझते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है. इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन बताता हूँ. Recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. देखो, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी तरीके की जॉब की ज़रूरत है तो मुझे मार्केट में ये चीज़ क्रिएट तो करनी पड़ेगी. मुझे मार्केट में वैकेंसीज तो बतानी पड़ेगी कि मेरे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इस जॉब की ज़रूरत है. वरना जो कैंडिडेट्स है, जो एप्लीकेंट्स है, उनको पता कैसे चलेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए, किस तरीके के काम के लिए, किस तरीके की जॉब प्रोफाइल के लिए और कैसी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है. ये पता होना तो ज़रूरी है ना. तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं कैंडिडेट्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपरली उस पर्टिकुलर पोस्ट पर काम कर सकें और उनको इस प्रोसेस के थ्रू हम स्टिमुलेट करते हैं कि आइए, यू आर वेलकम. और हम उसको अलाउ करते हैं कि वो अपने कैंडिडेट एप्लीकेंट्स की जो एप्लीकेशंस है वो हमको सबमिट कर सकें. मतलब कि वी आर इनवाइटिंग देम फॉर एप्लीकेशंस. ठीक है, कि हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करना चाहते हैं. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के लिए, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जॉब वैकेंसीज़ के लिए और उनको स्टिमुलेट करते हैं. मतलब मार्केट में ये बात फैलाते हैं कि हमारे यहाँ जॉब वैकेंसीज़ है पर्टिकुलर पोजीशन के लिए और हम उनकी एप्लीकेशंस को, कैंडिडेट्स के एप्लीकेंट्स के रिज्यूम्स को, सीवीज़ को अलाउ करते हैं ताकि वो हम तक पहुँच सके और हम तक सबमिट कर सकें. क्लियर, ये डेफिनेशन थी रिक्रूटमेंट की. अब ये जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी होती है ना कि रिक्रूटमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट की पॉलिसी क्या क्या होती है. द फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट. अब रिक्रूटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं. टॉप लेवल पर भी होता है, मिडिल लेवल पर भी होता है, लोअर लेवल पर भी होता है. लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट का राइट होता है, ये जो अथॉरिटी है रिक्रूट करने की, ये सिर्फ किसके पास होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास. क्योंकि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को मालूम है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के वर्क के लिए, विच प्रोफाइल वर्क, उनको किस तरीके की जॉब वैकेंसीज है. मतलब उनको कौन से तरीके के व्यक्ति चाहिए जिसमें वो काम कर सके, किस तरीके के व्यक्ति की उनको ज़रूरत है, क्या काम करवाने की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितने लोगों को काम पे रखना है. हर चीज़ का प्रॉपर नॉलेज सिर्फ किसको है? टॉप लेवल के मैनेजमेंट को. और उसको सैलरी कितनी डिवाइड करना है, क्या पे स्केल हम रख सकते हैं, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, हर चीज़ किसके हाथ में है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, ये पॉलिसी ये कहती है कि रिक्रूटमेंट जो होता है, जो प्रोसेस होती है, दिस शुड बी डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्लियर. द सेकेंड वन इज नीड बेस्ड. ठीक है, अब नीड बेस्ड मतलब कि जब रिक्रूट होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ बंदे को रिक्रूट करके रख लिया है और काम पर नहीं रखा. मतलब अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक आर्टिफिशियल वैकेंसी, एक फॉल्स वैकेंसी क्रिएट कर ली ताकि मैं एम्प्लॉयज़ छांट के रख लूँ. बाद में कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तब मैं उनको अपॉइंट कर लूँगा, नहीं तो बैठे रहेंगे. ये नहीं होना चाहिए. नीड बेस्ड होना चाहिए कि जब जैसी ज़रूरत है उस तरीके के बंदे को मैंने काम के लिए रिक्रूट करके रखा है, जब जैसी ज़रूरत है. ठीक है, अगर फ्यूचर में प्रेजेंट के हिसाब से जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके अकॉर्डिंग मैं वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को काम पर रखूँगा. जो काम है नहीं उस तरीके के बंदे को अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम पे रखा तो कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, तो नीड बेस्ड होना चाहिए. जैसी ज़रूरत वैसा हम स्टाफ अपॉइंट करेंगे. ठीक है.
द थर्ड प्रोसेस इज यूज ऑफ बोथ द सोर्सेज। अब देखो, ये नई चीज़ है यहाँ पे। रिक्रूटमेंट जब होता है तो रिक्रूटमेंट में दोनों सारी तरीके के सोर्स यूज़ होने चाहिए। अब ये सोर्सेज, दो तरीके के सोर्सेज का मतलब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो रिक्रूटमेंट में ना दो तरीके के सोर्सेज होते हैं। वन इज़ इंटरनल सोर्स एंड अनदर वन इज़ एक्सटर्नल सोर्स। ये क्या होते हैं ये डिटेल में भी आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये ध्यान में रखो कि जब भी हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हैं, जब रिक्रूटमेंट करते हैं, तो दैट शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ बोथ द रिसोर्सेज या बोथ द सोर्सेज। फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कंप्लायंस टू गवर्नमेंट रेगुलेशन। हम जब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो पॉलिसी ना गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ तो नॉर्म्स दिए होंगे कि जब आप बंदे को अपॉइंट करते हो तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, आपको और एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, क्या पॉलिसी होनी चाहिए रिक्रूटमेंट की, कुछ तो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स और रेगुलेशंस दे के रखे होंगे ना। तो हमको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो कंप्लायंस टू गवर्नमेंट रेगुलेशन का मतलब recruitment policy can only be successful if it is made keeping in mind the government regulation। अगर अच्छे से रिक्रूटमेंट पॉलिसी चलानी है तो वो उस हिसाब से क्रिएट करो जैसा कि गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स में लिखा गया है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब फिफ्थ पॉलिसी है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि जब हम एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी थोड़ी बहुत चीज़ों के कारण उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम उसको चेंज कर सकें। बिल्कुल रिजिड पॉलिसी नहीं होना चाहिए। हो सकता है ना कि हमको कुछ काम करने का बंदा, काम करने वाला बंदा जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं, या फिर काम करने की प्रोफाइल जो हम चाह रहे हैं उसमें भी तो चेंज हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना कि अगर मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव मैनेजर को अपॉइंट करके रखा है तो ज़रूरी नहीं है ना कि 10 साल पुराना मैनेजर जो काम कर रहा हो उसी तरीके से सेम, सिमिलर, एकदम सेम टाइप का काम दूसरे को भी करना चाहिए या उसको आता हो सकता हो इसके काम करने का तरीका कुछ और अच्छा हो, कुछ अलग हो। तो काम होना चाहिए। मेन थिंग क्या है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अल्टीमेटली फुलफिल होने चाहिए और अचीव होने चाहिए। अगर यही ऑब्जेक्टिव और जल्दी और अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी तो हमको लानी पड़ेगी ना, कुछ तो पॉलिसी में चेंजेस करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट वन वाज फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड, क्लैरिटी ऑफ रूल्स। अब इसका मतलब क्या है, रूल्स, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा स्टेटेड इन द पॉलिसी शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ें होती है, बताया कुछ और जाता है, एक्चुअल में होता कुछ और है। तो जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके रूल्स, उसकी प्रोसीजर, वहाँ पे काम करने के नॉर्म्स, वहाँ पे काम करने का तरीका, इनफैक्ट कुछ भी हो, लंच पे जाना है तो किससे परमिशन लेके जाना है, उसका टाइम क्या होगा, छुट्टी लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, किसको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कितने दिन पहले करनी है, इमरजेंसी की छुट्टी के लिए कैसे डील करना है, काम कर रहे हो तो काम करने कितनी बजे आना है, कितनी बजे जाना है, कब कब काम टारगेट कंप्लीट करना है, कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या नॉर्म्स है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से सिंपल्ड और वेल डिफाइंड मैनर में पॉलिसी में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट पॉलिसी। उसके बाद में इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब ये होता है कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं रिक्रूटमेंट की, मतलब जब हम जॉब एप्लीकेशंस निकाल रहे हैं तो उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अब पार्शियलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा हम सिर्फ फीमेल्स को नौकरी पर रखते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा हम सिर्फ मेल्स को नौकरी पर रखते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा वी नीड बैचलर्स एंड यूथ्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा वी नीड एक्सपीरियंस स्टाफ एंड मैरिड स्टाफ। तो सबकी अलग अलग पॉलिसी होती है, बट दिस पॉलिसी शुड नॉट बी पार्शियल, द पॉलिसी शुड बी इम्पार्शियल। कोई जेंडर इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई कास्ट इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई रिलीजन इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इम्पार्शियल होना चाहिए। कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि यार ये तो मेरा अच्छा पुराना दोस्त है तो मैं इसको काम पे रख लूँ, ये मेरा रिलेटिव है तो इसको काम पे रख लूँ। अब मान लो तुम्हारा एक रिलेटिव है जिसको उस जॉब प्रोफाइल का इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है, और इसी के साथ में एक और बंदा है जिसको तुम नहीं जानते हो बट ही इज़ कैरिंग मच मोर नॉलेज अबाउट दैट जॉब। तो यहाँ पर हमको पार्शियल नहीं होना है कि हमारा रिलेटिव है इसलिए हमने काम पे रखा, और जो एक्चुअल में बंदा हु वॉज एलिजिबल फॉर दैट जॉब, हु वॉज
कि वो उसमें इतने गट्स थे कि वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी था, उसको हमने जॉब पे नहीं रखा। ठीक है। So the policy should be impartial. The next point is importance to merit. अब इसका मतलब क्या होता है? The good policy should be able to identify quality people. Incompetence, inefficiency should not be allowed to develop in an enterprise. मतलब कि अगर मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ तो ये जो 40 एप्लीकेशन मेरे पास आई है, मेरे पास जॉब तो सिर्फ 4 है। मान लो मेरे पास एप्लीकेशन चारों आई, 40 आई, तो इन 40 एप्लीकेशन में से मुझे 4 बेस्ट निकालना है। तो इसमें मेरिट को इम्पोर्टेंस देना है, हमारे फेवरेटिज्म को, हमारे रिलेटिव्स को। ठीक है, ये कोई भी इनइक्वलिटी, इम्पार्शलिटी को हमको मोटिवेट नहीं करना है, हमको इम्पोर्टेंस किसको देना है? मेरिट को। जो ज़्यादा उस जॉब के लिए कैपेबल है उसको ये जॉब मिलनी चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट। अब इसका समझते हैं। एक रिक्वायर्ड टाइम टू टाइम सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल मस्ट बी टेकन। पॉलिसी शुड लिव स्कोप टू यूज एक्सपर्ट सर्विसेज इन केस ऑफ टेस्टिंग, इंटरव्यू, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। मतलब कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तो हमको एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए कि हमको इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, किस तरीके के बंदे की हमको ज़रूरत है, हम किस तरीके से रिक्रूटमेंट करें। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो इन सब से क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने समझा क्या? अभी रिक्रूटमेंट समझा और रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज समझी। ठीक है, टोटल हमने अभी 9 पॉलिसीज पढ़ी जो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट में होनी चाहिए। अब मैंने बोला था कि हम आगे पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो भैया देखो, रिक्रूटमेंट करने के ना 2 तरीके होते हैं। या तो इंटरनल सोर्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनल सोर्स। अब देखो इंटरनल सोर्स क्या होता है। द क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट डिपेंड अपॉन many factors like economic condition in the country, availability of trained person and goodwill of the enterprise itself. Recruitment is basically searching prospective। ये तो अपने को पता है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। एग्जैक्टली बताते हो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट इज मेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। If there is any vacancy, the person already working in the organization is promoted, transferred or demoted. The existing employee on his her own behalf can also apply for the vacancy created। देखो क्या बोला है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट तो आया है, रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज भी आई है, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आपको जिस प्रोफाइल के लोगों के लिए ज़रूरत है तो आपके जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर उनको प्रमोट कर सकते हो, या फिर अगर कोई बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हो? डिमोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि सबसे लो लेवल पर काम करने वाले बंदे की वैकेंसी है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसके जस्ट ऊपर जो सीनियर बंदा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो मैं उसको उठा के उस पोजीशन पर डिमोट कर लूँगा। दिस इज़ डिमोशन। ठीक है। अगली चीज़ क्या आ सकती है कि मान लो ये 2 अलग अलग यूनिट है, इस यूनिट में एक बंदा काम कर रहा है और इस यूनिट में वैकेंसी है। मुझे मालूम है कि इस जगह पर यहाँ पर काम अच्छे से हो रहा है, इसके साथ में और भी लोग हैं काम करने वाले जो इस यूनिट को संभाल सकते हैं, तो मैं इसका ट्रांसफ़र क्या कर दूंगा? इस पर्टिकुलर यूनिट में, क्योंकि यहाँ वैकेंसी, यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट इज प्रमोशन। मतलब कि एक लेवल पे बंदा काम कर रहा है, उसके ऊपर वाले लेवल पर वैकेंसी क्रिएट हुई है और मुझे लग रहा है कि ये बंदा अब इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेजेबल और इतना स्किल्ड हो गया है कि यह ऊपर का लेवल संभाल सकता है, तो अब मैं इसका इस लेवल से उठाकर ऊपर वाले लेवल पे क्या कर दूंगा? प्रमोशन कर दूंगा। तो ये क्या होता है? इंटरनल सोर्सेज की हमने रिक्रूटमेंट तो करा लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करा। तो जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट होता है, दिस इज नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसमें वही चीज़ें वही दे के रखी है। पहली चीज़ दे के रखी है प्रमोशन, दूसरी चीज़ दे के रखी है ट्रांसफ़र, और थर्ड चीज़ दे के रखी है एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज़। अब देखो एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है? द एडजस्टमेंट ऑफ स्टाफ इज डन फ्रॉम एन ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट टू एन अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज इन मोस्ट एफिशिएंट वे। फॉर एग्जाम्पल बैंक फॉलो दिस मेथड समटाइम्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि अगर
मेरे पास ज़्यादा लोग काम पर है तो मैं उनको, मतलब मैंने एडिशनल वर्कर्स रख के रखे थे। अब अगर वैकेंसीज क्रिएट होती है रिक्रूटमेंट में तो मैं यहाँ पे डिपेंड हो जाऊँगा किस पे, इंटरनल सोर्स बेसिस पे। मान लो एक जगह पर काम करने के लिए अपॉइंट करे हुए 3 बंदे, थोड़े टाइम बाद मुझे ये रियलाइज़ होता है या फिर कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि वहाँ पे 2 बंदे काम संभाल सकते हैं, पर मैंने तो 3 को काम पे रखा हुआ है, लेकिन काम 2 से भी हो सकता है। तो मैं इस तीसरे बंदे को उठाकर एक ऐसी जगह प्लेस कर दूंगा जहाँ पर सच में जॉब की वैकेंसी है। मतलब कि जो एडिशनल एम्प्लॉयज़ को हमने ऑलरेडी स्टाफ में अपॉइंट करके रखा है उन्हीं को मैं क्या करूँगा, शिफ्ट कर दूंगा। तो ये जो मेरे पास एडिशनल एम्प्लॉय था उसका क्या कर दिया मैंने, एडजस्टमेंट कर दिया। अगर मैं बाहर से किसी को काम पे रखता तो मुझे इसकी भी सैलरी देनी पड़ती और इसकी भी सैलरी देनी पड़ती। अब यहाँ पे ये एडिशनल था ना, इसके बिना भी काम हो जाता, तो मैंने इसको उठा के कहाँ प्लेस कर दिया, जहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई है वहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब जैसा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है ना, इसी का नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब अब मैंने रिक्रूटमेंट अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं करा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करा। तो अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। देखना, external source of recruitment means inviting applications for filling up the vacancies from candidates outside the organization। अब प्रोसेस सेम है लेकिन बाहर से एप्लीकेशंस आ रही है, बाहर से हमने एप्लीकेशंस मंगवाई है कैंडिडेट्स की, ताकि वो अपने यहाँ पर जॉब वैकेंसीज के लिए प्रोफाइल पर हम क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब ये किस किस तरीके से होता है। पहला, रीअपॉइंटिंग द फॉर्मर एम्प्लॉयज़। रीअपॉइंटिंग द फॉर्मर एम्प्लॉयज़ का मतलब ये होता है, हो सकता है कि कुछ पुराने लोग हैं जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है और उनको मालूम है इसमें काम किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं। तो हमने क्या करा कि इन्हीं लोगों को जो पहले छोड़ के चले गए हैं, मान लो अब ये वापस आना चाहते हैं, तो पहले मैं प्रायोरिटी बेसिस पर उन्हीं को काम पे रखा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। किसी रीज़न की वजह से उनको छोड़ना पड़ गया था, पर अब हम इनको वापस से क्या कर रहे हैं, रीअपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज दे ऑलरेडी नो हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन परस्यू, हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क, इस जगह पर काम कैसे किया जाता है ये उनको ऑलरेडी पता है। द सेकेंड वन इज रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। मतलब कि जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके रिकमेंडेशन से भी हम अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेंट्स को। जैसे कि उनका कोई रिलेटिव हुआ, उनका कोई फ्रेंड हुआ, जिनको मालूम है कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है, मैं ढूंढूँ। इससे अच्छा है ना कि मेरे एम्प्लॉयज़ को बोलूँ कि तुम्हारी नज़र में कोई है क्या जिसको तुम जानते हो और वो काम कर सकता है, तो पहले उसको बुला लो। थोड़ा जानकार होगा तो उससे काम कराना आसान है ना। मैं खुद नया ढूंढूँ, फिर उसका सिलेक्शन करूँ, फिर उसको ट्रेनिंग दूँ, मैं उसको चेक करूँ कि एलिजिबल है कि नहीं है। जो बंदा मेरे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है मैं उसी को बोलूँगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे यहाँ काम कैसा होगा। तो वो ऑलरेडी ऐसा बंदा ढूंढेगा जिसको वो मानता है कि हाँ ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, क्योंकि ही कैन फील कि अगर वो काम कर सकता है तो उसको मालूम है ना कि हमारे यहाँ काम कैसे होता है। क्लियर। तो सेकेंड इज रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। फिर उसके बाद अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती है कि एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हमने बंदे अपॉइंट करे हैं, फैक्ट्री गेट हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, उसके थ्रू भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे वेरियस तरीके हैं जब अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट होता है विद इन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में सारा जो होता है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक्सटर्नल सोर्सेस में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है दैट इज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट के ये 2 सोर्सेज ख़त्म होते हैं। इसके आगे की रिक्रूटमेंट्स की मेथड्स क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रिक्रूटमेंट्स की मेथड्स पढ़ेंगे और अपना जो अगला टॉपिक है रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन सा होता है, सिलेक्शन। फिर सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। हमने रिक्रूटमेंट पढ़ा, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी पढ़ी, रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज पढ़े और रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़े। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए वेट कीजिए। टिल देन बाय बाय, ये रिवाइज करके रखिए।